हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अभिप्रेरणा और उसके प्रकारों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की अवधारणाएं या सिद्धांत। अभिप्रेरणा शब्द हम बात करें तो अभी तक हम समझ पाए हैं कि अभिप्रेरणा वो एक तरह का व्यवहार है जो हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हम इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि इम्पॉसिबल शब्द लिखा है और उसको व्यक्ति आई एम हटा रहा है, यानी वो अपनी अभिप्रेरणा से किसी भी असंभव काम को संभव बना सकता है। विभिन्न सिद्धांत या अप्रोचेस जिसको हम कहेंगे, इसके लिए हमारी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अप्रोचेस दी हैं। जैसे इंस्टिंक्ट अप्रोच जो कि मैकडूगल ने दी थी, यानी कि मूल वृत्ति सिद्धांत या मूल वृत्ति उपागम जिसे हम कहेंगे, उसको मैकडूगल ने बताया था। दूसरा है ड्राइव रिडक्शन, यानी ड्राइव हमने पढ़ा था, या हम उसको अंतर्नोद सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रतिपादन जो है वो हमारे शायद हल काफी लोगों ने उसके बारे में हमें बताया। उसके बाद हमारा तीसरा है इंसेंटिव उपागम, यानी प्रेरणा या प्रोत्साहन। प्रेरणा करने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रोत्साहन की जरूरत होती है। उसके बाद हमारा आता है अराउजल सिद्धांत, अराउजल थ्योरी या अराउजल अप्रोच, यानी उद्दोलन। और अगली आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अराउजल अप्रोच के बारे में हमें लूफी, हैब, इन लोगों ने बताया। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हमें मैस्लो और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों के बारे में बताया। आज हम बात करते हैं सबसे पहले इंस्टिंक्ट अप्रोच, यानी मूल वृत्ति या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या उपागम हम इसे कह सकते हैं। मैकडूगल जो थे उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि मूल वृत्तियां जो हैं, जो हमारी इंस्टिंक्ट हमारी जन्मजात भी होती है मैकडूगल के अनुसार और अर्जित भी होती है। उन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्तियां एक ऐसी आनुवांशिक मनोशारीरिक स्ववृत्ति होती है, यानी कि हमारी साइकोफिजिकल प्रीडिस्पोजिशंस जो होती है, जो व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण या वस्तुओं की ओर ध्यान देने, संवेगात्मक उत्तेजनाएं महसूस करने और एक विशेष ढंग से क्रिया करने को निर्धारित करती हैं। यानी कि हर व्यक्ति का अपना प्रत्यक्षीकरण करने का अपना अलग ढंग होता है, उसकी अपनी जो सोच होती है, जो उसकी मूल वृत्ति होती है, उसका किसी भी उद्दीपक के प्रति व्यवहार करने का जो तरीका है, प्रतिक्रिया करने का तरीका है, वो सबका अपना अलग होता है और वो उनकी मूल प्रवृत्तियों से निर्धारित होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनमें 3 तत्व होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष, परक, संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक। यानी इनको हम संज्ञानात्मक, क्योंकि जो प्रत्यक्ष परक होगा वो संज्ञानात्मक होगा, कॉग्निटिव होगा। संवेगात्मक जो है वो भावात्मक होगा, यानी इमोशनल, या हम उसको अफेक्टिव नाम दे सकते हैं। तीसरा है अभिप्रेरणात्मक, यानी मोटिवेटिव, या हम उसको क्रियात्मक कह सकते हैं। उन्होंने इसको उत्तेजन पहलू, क्रिया पहलू और लक्ष्य निर्देशित पहलू के नाम से भी संबोधित किया। मैकडूगल का मानना था कि व्यक्ति में या प्राणी में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो जन्मजात होती हैं और उनमें अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है, यानी अपने आप को एक्मोडेट करने की टेंडेंसी होती है। ये एक ही तरह की जाति के सभी लोगों में समान रूप से पाई जाती है। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, बतख है, वो एक बड़ी बतख है, या हम उसको कहेंगे माता बतख है, वो चल रही है और उसके पीछे पीछे उसके बच्चे भी
चलना सीख रहे हैं, पानी में तैरना सीख रहे हैं। यानी कि चाहे बड़ा है या छोटा है एक जाति का प्राणी, वो उनमें एक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है कुछ क्रियाओं को करने के लिए। तो पानी में उनको तैरना वो अपनी माता से के साथ साथ कर रहे हैं। तो मैक्डूगल ने कहा कि ये एक मानसिक प्रक्रिया भी है जो व्यक्ति के प्रेरणात्मक व्यवहार जो करता है उसके साथ इसके समान लक्षण उसमें देखे जाते हैं। ये प्रवृत्तियां प्राणी को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। विलियम जेम्स ने कहा कि मनुष्यों में और पशुओं में दोनों में ही जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो उद्देश्यपूर्ण होती है और व्यक्ति को उसके अपने एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करने में सहायक होती हैं। फ्रायड जो थे उन्होंने भी बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वे जन्मजात मनोशक्तियां होती हैं और ये व्यक्ति के या प्राणी के व्यवहार को संचालित करती हैं। फ्रायड के अनुसार दो तरह की मूल वृत्तियां थी, जन्मजात मूल वृत्ति और मृत्यु मूल वृत्ति। उन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्तित्व गतिशीलता का एक प्रमुख स्रोत होती हैं। जीवन मूल वृत्तियां वो वृत्तियां हैं जिनके सहारे व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित होता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन काल में ज्यादातर रचनात्मक कार्य करता है। अगर मरण मूल वृत्ति जो है या मृत्यु मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में ज्यादा है तो ऐसा व्यक्ति जो है विनाशात्मक या विध्वंसात्मक कार्य ही या विनाशात्मक व्यवहार करने की प्रेरणा उसको मिलती है। फ्रायड के अनुसार दोनों तरह की मूल वृत्तियां मिलकर के व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती हैं, प्रेरित करती हैं। अब हम चलते हैं अगले अप्रोच पे, यानी कि ड्राइव रिडक्शन अप्रोच। ड्राइव रिडक्शन अप्रोच यानी कि हमारे जो ड्राइव है उसमें कमी आ गई। जैसा हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि नॉर्मली जो है व्यक्ति अपनी होम्योस्टेसिस में रहता है, यानी कि हमारी सम स्थिति में रहता है, जिसको कि हम स्टेट ऑफ बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि हमारा जैविक रूप से साम्यावस्था वो होती है। जब हम मोटिवेटेड होते हैं या कोई अराउजल हमारे अंदर आता है तो या हमें कोई नीड की जरूरत होती है तो हमारे बॉडी का कहीं बैलेंस वो बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे बायोलॉजिकल नीड है, यानी हमें भूख लगी है या प्यास लगी है तो यानी कि हमारे अंदर भोजन की कमी होगी या हमारे अंदर पानी की कमी हो गई। अब नीड जो है वो हमारे ड्राइव को उत्पन्न करती है। नीड जो आवश्यकता होती है उससे हमारा अंतर्नोद या ड्राइव उत्पन्न होती है। ड्राइव एक तरह से हमारी जो है टेंशन की स्टेट होती है, इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन है, जो कि हमें उद्दोलित करती है कि हम उस नीड को पूरा करें, उस नीड को पूरा कम करने के लिए प्रेरित हो। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई ड्राइव, यानी अपनी प्राणी जो है अपनी ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेट होता है और वो एक्शन लेता है, अपने गोल की ओर जाने के लिए व्यवहार करता है। यानी कि गोल डायरेक्टेड वो बिहेवियर करता है। यानी भोजन चाहिए तो वो खाना खाने जाएगा, प्यास लगी है तो वो पानी पिएगा, यानी पानी के पास जाएगा। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। जब हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं तो हमारी ड्राइव रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो हमारा ड्राइव में कमी आ जाती है और यहाँ हमारी नीड सेटिस्फाई हो गई, यानी भोजन मिल गया या पानी मिल गया और जो बैलेंस जो था, जो होम्योस्टेटिस जो थी, हमारी साम्यावस्था थी जो बिगड़ गई थी, वो वापस पुनः प्राप्त हो जाती है, बैलेंस इज रीस्टोर्ड और हम वापस उस होम्योस्टेट्स में पहुंच जाते हैं।
अंतर्नोद शब्द का प्रयोग जो है वुडवर्थ और फ्रायड द्वारा किया गया था। जैविक आवश्यकताओं से उत्पन्न अवस्था को अंतर्नोद कहा और उन्होंने कहा कि प्राणी इस समय काफी क्रियाशील हो जाता है और अपने लक्ष्य की ओर व्यवहार करने लगता है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है और उसके अंतर्नोद में कमी आ जाती है। जैसे कोई चीज को प्राप्त करने के लिए अगर हम व्यवहार कर रहे हैं, जैसे भूखे हैं भोजन को प्राप्त करने के लिए, या पानी चाहिए, प्यासे हैं पानी चाहिए हमें, तो उसके लिए जो हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे तो वहां जो है उसको हम, क्योंकि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारे पॉजिटिव ड्राइव्स कहलाती हैं। जिन ड्राइव से व्यक्ति दूर होना चाहता है, उनको अवॉइड करना चाहता है, उनको हम ऋणात्मक अंतर्नोद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर तुम बच्चे को कहा कि आप जो है यहाँ अगर बैठे रहेंगे तो आपको ये जगह बैठने के लिए जगह नहीं है और आप यहाँ गलत बैठे हो तो आपको दंड मिलेगा। जैसे गाड़ी हम कहीं जा रहे हैं पर नो पार्किंग लिखा हुआ है और हम गाड़ी से जा रहे हैं और अगर हमने वहां गाड़ी खड़ी कर दी तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। यानी कि उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, उसको अवॉइड करना है कि हमें, तो वहां हम गाड़ी नहीं करेंगे, खड़ी नहीं करेंगे। तो किसी चीज से बचने के लिए जब हम किसी ड्राइव जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, काम करने का जो क्रिया हम मोटिवेट होते हैं, वो हमारी नेगेटिव ड्राइव कहलाती है। उसके बाद हम अगले अप्रोच पे आते हैं, अराउजल अप्रोच। अराउजल अप्रोच हमारी जो है किसी भी सीमा तक प्राणी के शारीरिक और मानसिक रूप से कितना कोई उद्दोलित हो रहा है इसके बारे में बताती है। यानी कि हम कोई भी काम को करने के लिए कितना उद्वेलित हैं, कितने एक्टिव हैं, अराउज हैं, यानी कि हम बहुत सक्रिय हैं। कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने उसकी क्रियाशीलता या उद्दोलन का एक स्तर जो होता है वो निश्चित होता है, उसको हम ऑप्टिमल लेवल कहते हैं। कई लोग हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स रह करके, या हमें बिल्कुल शांत होते हैं या हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए तब हम ढंग से काम कर पाते हैं। कुछ कहते हैं कि भी मैं तो बिल्कुल फ्रेश होता हूँ तो सुबह सुबह अच्छे से काम कर पाता हूँ। कुछ ये कि भी मैं तो रात में ही ज्यादा अच्छे से मेरा परफॉर्म कर पाता हूँ, दिन में मुझसे काम नहीं होता। यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग लेवल होता है काम करने का, कि आप कब अलर्ट रहेंगे, कब आप रिलैक्स रहेंगे, कब बहुत ज्यादा आप एक्टिवेट रहेंगे। एक ऐसा स्तर, उसको ऑप्टिमल स्तर कहा जाता है जहां व्यक्ति का व्यवहार ऐसा हो कि वो प्रसन्न होता हो और अपना मैक्सिमम आउटपुट वो अपना दे सकता हो। ज्यादा जो है, अगर हम सक्रियता या उद्दोलक हम जब ज्यादा या बहुत कम होते हैं तो दोनों परिस्थितियां हमारे लिए अच्छी नहीं होती। एक ऑप्टिमल लेवल ही है जहां हम सक्रिय रह करके सही हमारा आउटपुट दे सकते हैं। मैंने कहा कि जब बहुत ज्यादा कम है तो हम काम करने में हमारी सक्रियता जो है उतनी नहीं होती, और अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं तो भी वो हमारा मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड में जो है कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ और चीजें हमारे साथ में चलती रहती हैं। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं कि जो वर्कलोड है या स्ट्रेस है, एक छोर पे हमारे हैं और दूसरे छोर पे हमारी परफॉर्मेंस है। तो इसमें कहा गया कि हमें कोई भी जीरो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और ना ही हम ओवरलोडेड होने चाहिए स्ट्रेस से। जो ऑप्टिमल लेवल है वो हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा तभी हो सकता है जब हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, यानी लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो हमारे लिए, हमारी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए अच्छा होता है। जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं कि व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा है, थका हुआ है, तो बहुत ज्यादा विजिलेंट उसको रहना पड़ रहा है। ऑप्टिमल जो रेंज आ गई तो वहां वो बिल्कुल सही गाड़ी चला पा रहा है। अगर हम ओवरलोडेड हैं तो भी हमें परेशानी होती है,
डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, एक्टिव डिस्ट्रैक्शन से। दूसरा हम ग्राफ हम इसमें देखते हैं कि अराउजल लेवल जो है वो और आपकी परफॉर्मेंस क्वालिटी जो है हमारे अराउजल से कैसे प्रभावित होती है। जब लो अराउजल है तो बोर्डम है, यानी कि हम बोरियत महसूस कर रहे हैं, अपैथी है। और जब बहुत ज्यादा अराउजल लेवल हो गया तो हाई एंजाइटी हो गई, तो उससे भी हमारी परफॉर्मेंस जो है, यानी लो अराउजल लेवल और हाई अराउजल लेवल दोनों स्थितियों में हमारा परफॉर्मेंस क्वालिटी जो है वो लो हो गई है। और जब हम अराउजल लेवल हमारा मीडियम है, ऑप्टिमल लेवल के ऊपर है, तो उस समय हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं अगले अप्रोच की, जिसमें आती है हमारी इंसेंटिव अप्रोच। इंसेंटिव अप्रोच जो है हमारी इंट्रिंसिक हो सकती है, इंसेंटिव एक्सट्रिंसिक हो सकती है, यानी जो हमारे को इनर, हमारी जो हम कई बार कहते हैं ना कि आज मेरा दिल खुश हो गया या मैं दिल से दुखी हूँ, तो जब दिल से हमें कोई इंसेंटिव मिलता है कि जैसे हमें खुशी मिल रही है, जैसे प्राइड, इंटरेस्ट, कोई हम अपने काम करते हैं, कोई हमें अचीवमेंट, हमने गोल बनाया था उसको हमने अचीव कर लिया, तो हम अंदर से खुश होते हैं। गर्व का फल कुछ हमारा हो सकता है। अगर हमारे अंदर कोई जिज्ञासा है तो वो भी हमारी अंदर से आती है। तो ये सब चीजें हमारे इंट्रिंसिक या आंतरिक कहलाती है। एक्सट्रिंसिक होती है कि हमें बोनस मिल गया, किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हमें कोई पनिशमेंट भी दे रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए दिया, ग्रेड्स आपको अच्छे मिले, आपने कहीं से मनी प्राप्त कर लिया, आपको प्रमोशन मिल गया, ये सब हमारे एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य हमारे होते हैं, मोटिवेशंस, मोटिवेटर्स होते हैं, जैसे हमने पहले टाइप्स में पढ़ा था। अब व्यक्ति जो है, इंसेंटिव क्या है, यानी कोई भी जब लक्ष्य व्यक्ति निर्धारित कर रहा है, कोई मोटिवेटेड बिहेवियर कर रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति व्यवहार करता है, उसका अंतर्निहित की स्थिति चलती रहती है, और जब लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है तो वो लक्ष्य जो हमारे प्रोत्साहन का रूप धारण कर लेते हैं। इसके अनुसार जो है प्रेरित व्यवहार में व्यक्ति की अवस्था या जो ड्राइव है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि स्वयं लक्ष्य या इंसेंटिव जो होता है हमारा वो होता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं ये परीक्षा पास करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, या मैं अगर क्लास में फर्स्ट आया तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, तो वो जो गोल्ड मेडल है वो उसके लिए एक इंसेंटिव है। पेरेंट्स ने भी कहा कि अच्छा तुम फर्स्ट आएगा तो तुम्हें स्कूटी मिलेगी, तो वो जो यहाँ वो मेहनत उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी उसको वो स्कूटी दिखाई दे रही है, यानी जो इंसेंटिव उसको मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो उस इंसेंटिव के लिए प्राणी जो है वो अपना व्यवहार मोटिवेटेड भी अपनी जो क्रियाएं हैं वो करता है। इंसेंटिव हमारे पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनर इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि भोजन, पॉजिटिव इंसेंटिव्स यानी कि हम भूखे हैं, जैसे कि भोजन चाहिए तो हमने भोजन जाके ले लिया। नेगेटिव जैसे उसी तरह से जैसे हम नेगेटिव ड्राइव थी, यानी कि वो इंसेंटिव जिससे कि हम दूर रहना चाहते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अप्रोच आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अप्रोचेस दी हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी मैस्लो की अप्रोच, जिसको कि हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की या हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। मैस्लो ने जो व्यक्ति की आवश्यकताएं थी, प्राणी की आवश्यकताएं थी, उनको एक प्रायोरिटी के आधार पर कैटेगराइज किया, और उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन नीड्स हैं उनकी एक हायरार्की होती है,
जो आवश्यकताएं सबसे प्रबल होती हैं उनकी संतुष्टि व्यक्ति चाहता है और ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मैस्लो के अनुसार आवश्यकताएं 5 प्रकार की होती हैं। कुछ आवश्यकताएं हमारी सबसे पहली जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमारी फिजियोलॉजिकल यानी कि दैहिक या शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं और व्यक्ति सबसे पहले उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। जैसे हम सबसे पहले बिना भूख प्यास के कुछ काम कर सकते हैं, भूखे प्यासे नहीं कर सकते कि हमें सबसे पहले जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? भोजन, पानी, शेल्टर, इन सब चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, सबसे पहले हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उसके बाद अगले क्रम की आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद उससे और अगले क्रम की आवश्यकताएं होती हैं। तो जब पहला क्रम हमारा संतुष्ट होता है तब हम दूसरे क्रम के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमारी थी शारीरिक आवश्यकताएं यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स। मैस्लो ने कहा कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी होती है। वो चाहता है कि मेरी शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हों, जैसे नीड ऑफ फॉर एयर, हवा, फूड, खाना, वाटर, भोजन और उसका स्वास्थ्य, पानी और स्वास्थ्य। ये सबसे निचले क्रम में आती है, यानी हम कहें कि पहला पद जो है स्टेप है हमारा या पहले क्रम पे आती हैं, जिनको कि हम प्राथमिक आवश्यकताएं भी कहते हैं, शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं कहते हैं। ये प्राणी को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले व्यक्ति इन आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, उसके बाद अगली आवश्यकताओं पे पहुंचता है। दूसरे जब ये आवश्यकताएं हमारी संतुष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति अगली आवश्यकताएं जिनको कि हम सेफ्टी नीड्स कहते हैं यानी सुरक्षा की आवश्यकता, वहां पहुंचता है या उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। वो सुरक्षा की खोज करता है, यानी कि हम जैसे सेफ्टी के लिए हम घर बनाते हैं, शेल्टर हमें आश्रय चाहिए, स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में चाहिए। जैसे बच्चे हैं वो भी अपने से बड़ों खाना पीना मिल गया तो छोटा बच्चा है वो फिर अपनी माँ की गोद में जाके सो जाता है या उसकी माँ की गोद में उसको सेफ्टी महसूस होती है। कोई डांट रहा है कुछ और उसको बच्चे को डर लगा तो क्या उसने सबसे पहले जो उसके नियर डियर्स हैं उनके पास जाके अपने आप को सेफ फील करता है। यानी हमें सुरक्षा चाहिए होती है व्यक्ति को और लोगों से, या उसके लिए उसको घर चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी जो चाहिए। उसके बाद तीसरी आवश्यकता जब हमारी हम सबसे पहले कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, तो ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में है। उसके बाद हमें चाहिए लव या बिलोंगिंगनेस, हमें प्यार, संबंध लोगों के साथ, इनकी आवश्यकता हमें होती है। जब हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो उस व्यक्ति में तीसरी स्तर की आवश्यकता शुरू हो जाती है कि वहाँ आदमी को अपनी फैमिली चाहिए, सोसाइटी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है एक सामूहिक में रहता है, समाज में रहता है, तो उसे लगता है कि मेरा जिस समूह में मैं रह रहा हूँ, मेरी फैमिली है, मेरा मोहल्ला है, मेरी सोसाइटी है, मेरा गांव है, वहाँ मेरी को सबके साथ अच्छे संबंध बने, सबके साथ वो प्यार से रहे, स्नेह से रहे, अच्छे मजबूत उसके संबंध लोगों के साथ बने रहे। जब ये इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद व्यक्ति की अगली आवश्यकता शुरू होती है या व्यक्ति अपनी अगली उच्च स्तर की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करता है। इस आवश्यकता को हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम नीड, यानी या उसको अपना सेल्फ एस्टीम यानी कि उसका आत्मसम्मान जिसको हम कहते हैं उसकी आवश्यकता, जैसे सेल्फ एस्टीम है, पावर है, कंट्रोल है, रिकॉग्निशन, कि जब उसने घर बना लिया, उसके समाज में सबसे अच्छे संबंध हो जाते हैं तो व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे को अब लोगों से अपना सम्मान चाहिए, लोगों में मेरी एक पैठ होनी चाहिए, लोग मुझे समझे, मुझे पहचाने कि फला फला कौन है। तो
यहाँ उसको पावर और इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है। उसका स्टेटस, कि मेरा समाज में मेरा एक स्टेटस हो, मेरी एक पहचान हो, लोग मेरा रेस्पेक्ट करें, तो इन सब चीज़ों की उसे आवश्यकता महसूस होती है और ये सब चीज़ें उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। उसके बाद अगला, जब ये संतुष्टि हो जाती है उसे, तो उसके बाद उसकी अगली आवश्यकता उत्पन्न होती है और ये उच्चतम स्तर की आवश्यकता होती है, या इसको हाईएस्ट लेवल हम कह सकते हैं, जो कि हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। मैस्लो ने कहा कि जरूरी नहीं है कि सब में सारी आवश्यकताएं हों और इस अंतिम आवश्यकता तक सभी लोग पहुंचे। सामान्यतः लोग चौथे स्तर की आवश्यकता तक ही रह जाते हैं, पांचवें स्तर की आवश्यकता उनमें जागृत नहीं हो पाती। सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता जो होती है, उसको हम आत्म सिद्धि कहते हैं। अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ भी कर सकना आत्म सिद्धि कहलाता है। जब व्यक्ति जो है उनकी भी, मुझे तो अब मैंने सारे, कई बार कुछ लोग होते हैं ना कि भी मैंने तो अब इतने दिनों कमा लिया, बहुत कमाया, पर परिवार सबकी सेवा की, अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने मन की कुछ करना चाहता हूँ, या मुझे कुछ समाज सेवा करनी है, या मुझे कुछ आगे पढ़ाई करनी है, या हो सकता है कि उसको कुछ विश्व में कोई भ्रमण करना हो, कुछ अपना इस तरह का कि मुझे किसी और चीज की खोज करनी हो। अपनी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन या उसका अपना खुद का जो डेवलपमेंट करना है, उसकी वो सोचता है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को क्रमबद्ध रूप से पूरा करता है और उसी के अनुसार अपने आप को मोटिवेट करता है और व्यवहार करता है। जैसे हम इसमें भी देखें, चित्र में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारी की फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, हेल्थ, फूड, स्लीप, नींद है, खाना है, भोजन है। दूसरी हमारी सेफ्टी नीड्स है, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, शेल्टर, बिलोंगिंग, हम दूसरों के साथ संबंध बनाए, खुश रहें, मेंबरशिप, फ्रेंडशिप, एस्टीम यानी प्रेस्टीज है, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट सोसाइटी में हमारी हो, और उसके बाद अचीविंग इंडिविजुअल पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो हाईएस्ट हमारी पावर, जो हमारी नीड है हाईएस्ट लेवल की है। तो इस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। धन्यवाद।